पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है आरजू साई। तो इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं हम एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ, जहां रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो शामिल हुए, जिसके बाद वो अमेरिकी संसद पहुंचे, जहां तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। युद्ध के 10 महीने बाद ये पहला मौका है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति देश से बाहर निकले। अमेरिकी संसद में संबोधन के दौरान भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कभी सरेंडर नहीं करेगा और उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन को मित्र देशों से कुछ और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अपने संबोधन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन कभी अकेला नहीं पड़ेगा और अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखेगा। We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. The Russian tyranny has lost control over us. This battle is not only for the territory, for this or another part of Europe. The battle is not only for life, freedom and security of Ukrainians or any other nation which Russia attempts to conquer. This struggle will define in what world our children and grandchildren will live, and then their children and grandchildren. It will define whether it will be a democracy of Ukrainians and for Americans for all. This battle cannot be frozen or postponed. It cannot be ignored. I think we share the exact same vision, and that a free, independent, prosperous and secure Ukraine is the vision. We both want this war to end. Today we're going to continue to help Ukraine succeed on the battlefield. It can succeed in the battlefield with our help and the help of our European allies and others. So that if and when President Zelensky is ready to talk with the Russians, he will be able to succeed as well because he will have won on the battlefield. और इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बनी, 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। जब शुरुआत में ये जंग शुरू हुई थी, लग नहीं रहा था कि इतना लंबा ये युद्ध चलेगा। अमेरिका के दौरे पर इस युद्ध के शुरू होने से बाद जो है पहली बार जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं। किस तरह की दोनों की मुलाकात में बातचीत हुई है जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच, बताएं जरा। देखिए जया, जो बातचीत हुई है, जो कांग्रेस को उन्होंने संबोधित किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो हम सब ने देखा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इस दौरे का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त अमेरिका ने ये ऑफर किया था कि जेलेंस्की और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि आई नीड एम्यूनिशन, आई डोंट नीड अ राइड, यानी कि उनको जरूरत नहीं है, उनको हथियार दिए जाए। लेकिन 10 महीने बाद आखिर ऐसा क्या बदला कि एक बेहद रिस्की ट्रिप उन्होंने अमेरिका का लिया, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन चाहते थे कि इन पर्सन दोनों की बातचीत हो। इसमें ये सामने आ रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं वो इन पर्सन एक मुलाकात के बाद ये एक असेस करना चाहते थे कि जो पीस की बात जेलेंस्की कर रहे हैं वो कहां पर है। जेलेंस्की ने बड़े साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एक 10 पॉइंट जस्ट पीस की बात की है, जो उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन उनके लिए जस्ट पीस का यह मतलब नहीं है कि वो अपने देश के कुछ टुकड़े जो है वो रूस को सौंप देंगे ताकि युद्ध खत्म हो जाए। उन्होंने कहा है कि वो इस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया यहां पर, जो कि बाकी देशों को जो जानना चाहते थे क्लियर हो गया है। दूसरी चीज है कि उनको $2 बिलियन की मदद मिली है, खासकर एयर डिफेंस सिस्टम को, पेट्रियट मिसाइल को लेकर, जो इस बात के लिए सक्षम है कि इससे पहले कि टारगेट हिट करे वहां से मिसाइल, उसको हवा में ही मार गिरा सकता है। यह बेहद जरूरी है यूक्रेन के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से रूस ने अपना आक्रमण और तेज कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट कर रहा है। उसकी बात उन्होंने यहां पर कांग्रेस में संबोधित करते हुए कही कि इस बार हम भी क्रिसमस मनाएंगे, कैंडल लाइट में मनाएंगे, इसलिए नहीं कि ये बहुत रोमांटिक है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं होगी। एक चीज जो सिंबॉलिज्म भी है और एड्रेस करने की भी बात है, हमने देखा वो किस तरह से आए। वो बैटल फिटिक जो वो पहन के लगातार युद्ध की शुरुआत से घूम रहे हैं, ऑलिव ग्रीन कलर की, वही पहनकर आए। मतलब एक तरह से उन्होंने संदेश दिया कि एक वॉर टाइम लीडर हैं जो कि बाहर आ रहे हैं अपने देश के लिए। उन्होंने इसलिए भी यहां पर बाहर आना बेहतर समझा क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा हथियारों से या पैसे से मदद कर रहा है। लेकिन अमेरिका में भी इस बात पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर रिपब्लिकन पार्टी के कई जो सांसद हैं और कई जो अमेरिकन लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी दूर इस देश को इस तरह से अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से आखिर क्यों मदद किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे जो है वो किस तरह की दुनिया में रहेंगे, किस तरह की डेमोक्रेसी होगी, किस तरह की डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगे, वो इस युद्ध से उसका निर्णय होगा। तो कई तरह के मैसेजिंग जो है वो उन्होंने किए और एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग ये था, आपको याद होगा कि परसों ही वो यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट पे थे जहां की बहुत तेज लड़ाई चल रही है। वहां से वो एक फ्लैग लेकर अपने देश का है जिसको वहां पर जो उनके सैनिक लड़ रहे हैं उस पर उन्होंने साइन किया हुआ है। ये उन्होंने संसद में ओपन करके दिखाया कि हम इस तरह से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो मैसेजिंग के तौर पर और एक जरूरत के तौर पर ये दौरा देखा जाना चाहिए, जहां सिर्फ 10 दिन पहले ये तैयारी शुरू हुई, बेहद सीक्रेट रखा गया, किसी को कुछ पता नहीं था कि वो आएंगे नहीं आएंगे। और अब एक बार फिर से जब उन्होंने मुलाकात कर ली है अमेरिकन लीडर से और लॉ में कुछ और सिक्योरिटी अफसरों से अपनी बात रख दी है, और अब फिर एक वापस जो एक बेहद रिस्की ट्रिप है, वापस वो यूक्रेन के लिए निकल चुके हैं। तो ये दौरा जो है इस मायने में बेहद अहम है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका कादम्बी ने इस तमाम जानकारी के लिए। और देखने वाली बात अब ये होगी कि किस तरह से और सहायता, सैन्य सहायता अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाती है। और यहाँ पर आरजू हम नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसका भी जिक्र कर लेते हैं। सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज को जेल से रिहा करने का यहाँ पर आदेश आया है और चार्ल्स शोबराज 19 साल से नेपाल की जेल में बंद है। उसे 2003 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या का आरोप लगा था। उसके बाद से ही वो जेल में बंद है। 70 के दशक में चार्ल्स शोबराज पर भारत, थाईलैंड समेत कई देशों में 20 से ज्यादा लोगों की हत्या के आरोप लगे थे। कोरोना ने सबकी टेंशन बढ़ा रखी है। उधर चीन से आ रही तस्वीरें और भी डराने वाली हैं। चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना के BF.7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी सामने आए। ये मामले जुलाई में इस वेरिएंट का जो है एक मामला सामने आया था, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस मिला था। ये मामले गुजरात और ओडिशा में मिले थे। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में यानी घर पर रहकर ही ठीक हो गए थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का BF.7 वेरिएंट तेजी से फैलता है। इसके लक्षण हैं बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और डायरिया। चीन में BF.7 वेरिएंट के चलते ही बड़े पैमाने पर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहां से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। तो चीन में कोरोना के हालात पर दिल्ली में कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि इस वक्त देश में कोरोना के मामले देखा जाए तो फिलहाल कम है, करीब 1200 के आसपास बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने संबंधी जो चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी, उस पर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि सरकार इस यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से घबरा गई है, इसलिए इसे रोकने की कोशिश हो रही है। कोरोना को लेकर चीन की हालत बयां करती तस्वीरें और हरकत में भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आला अधिकारियों समेत विशेषज्ञों के साथ बैठक की। कोरोना के जमीनी हालात का जायजा भी लिया और रणनीति भी बनाई। स्वास्थ्य मंत्रालय अब हर हफ्ते कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वो भीड़-भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं। सर्दी खांसी वाले मरीज टेस्ट करवाएं। अब तक 27% लोगों ने प्रिकॉशन डोज लिया है,
जो बचे हैं टीका जरूर लें। सर्विलांस सिस्टम में और तेजी लाने की जरूरत है। देश के तमाम अस्पतालों में भर्ती निमोनिया के मरीजों की टेस्टिंग कराई जाए और राज्य सभी मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की गुजारिश की है। कहा कि ये सुनिश्चित हो कि जो यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका टीकाकरण हो चुका है और भीड़ में कोविड को लेकर एहतियात बरते जाएं। कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था, एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? फिर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी? प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी आई। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल दुनिया भर में हफ्ते में करीब 35 लाख कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं भारत में 1200 मामले। कोरोना कहीं गया नहीं है। इसके बदलते आकार, प्रकार और व्यवहार ने दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा रखा है। तो हालात बिगड़ने से पहले रणनीति बनानी जरूरी है। तैयारी का लेखा जोखा हो या खुद को तैयार रखने का। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इधर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 दिसंबर को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा स्तंभ रहा है मोहल्ला क्लिनिक, जो कुछ महीने से खुद ही बीमार दिखाई दे रहा है। यहां दवा की किल्लत हो रही है और किसी तरह के टेस्ट यहां पर नहीं हो पा रहे। आलम यह है कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों को 2-3 महीने से वेतन तक नहीं दिया गया है। जब पूरे हालात की पड़ताल की गई तो पता चला कि कुछ अधिकारियों की कागजी कार्रवाई के चलते ऐसा हुआ है। दिल्ली के जिन मोहल्ला क्लिनिक पर लोगों को सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी है, पिछले कुछ महीनों से वो खुद बीमार हैं। दवाई मिल नहीं रही, टेस्ट हो नहीं रहे, डॉक्टर और बाकी स्टाफ का वेतन भी 2-3 महीने से नहीं आया। समस्या ये है यहाँ पे, मतलब ये कि दवाइयाँ मिलती नहीं है। कब से नहीं मिल रही हैं? 3 महीने करीब हो गए हैं, दवाई नहीं मिल रही है। जो कंटिन्यू जो दवाई चल रही है वो नहीं मिलती है। कोई टेस्ट तो यहाँ होता ही नहीं। हाँ। पहला टेस्ट मैंने करवाए हैं यहाँ से। अच्छा। लेकिन अब कोई टेस्ट नहीं हो रहा। मेरा कम से कम 4-4.5 हजार रुपए पर मंथ की दवाइयाँ आती हैं। अच्छा, जो यहाँ से आपको फ्री मिल जाती है? फ्री मिलती थी पहले। अच्छा। अब नहीं मिल रही हैं। हमने केवल ये कहा कि शिकायत जब दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के पास पहुंची तो उसने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और वित्त विभाग के आला अधिकारियों को तलब किया और पूछताछ में पता चला कि स्वास्थ्य विभाग ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसे मांगते हुए वित्त विभाग को फाइल भेजी। वित्त विभाग ने कैबिनेट के फैसले की कॉपी मांग ली, जो आमतौर पर केवल तभी मांगी जाती है जब कुछ नई योजना शुरू हो रही हो या योजना में कोई बदलाव हुआ हो। इसी चक्कर में फाइल वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग में घूमती रही। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ था जो खर्च नहीं हुआ था, जिससे मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ का कई महीने का वेतन दिया जा सकता था, लेकिन वित्त विभाग ने उसके लिए भी मंजूरी नहीं दी थी। इसलिए 2-3 महीने से दवा ना मिलने और टेस्ट ना होने से मरीज परेशान, तो दूसरी तरफ
वेतन ना मिलने से मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ परेशान। तनख्वाह देने के लिए जो फाइल पैसे मांगने के लिए, ग्रांट मांगने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स की मांग की जो आज से पहले कभी नहीं मांगे गए। मसलन कैबिनेट का डिसीजन मांगा गया, कोई अमेंडमेंट हुई तो वो मांगी गई, और ये ऑन ओथ हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि इतने सालों से तनख्वाह डिस्पर्स होती थी, मेहनताना डिस्पर्स होता था, ये कभी नहीं मांगे गए। और कमेटी ने ये पाया कि मात्र डिले करने के उद्देश्य से, मेहनताना और मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोकने के उद्देश्य से ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा ने किया। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। अधिकारियों से कुछ और दस्तावेज मांगे गए हैं, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। दिल्ली में फिलहाल करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उनके पड़ोस में ही मुफ्त दवा और टेस्ट देकर उपलब्ध कराते हैं। ये मामला अटकाने, लटकाने और भटकाने का प्रतीत होता है, सरल चीजों को जटिल बनाने का प्रतीत होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया गया। विधानसभा समिति की बैठक में मैं खुद मौजूद था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि उन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा जो कि काम पर नहीं लौट रहे हैं। इस साल के शुरुआती महीनों में घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इनमें स्कूल टीचर्स और दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी शामिल थे। खतरे के मद्देनजर काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने परिवार समेत घाटी को छोड़ दिया। मई महीने से करीब 6000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे हैं। अब उपराज्यपाल ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोकने की बात कही है। तवांग झड़प और चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। बुधवार को सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा। विपक्षी सांसदों का कहना है कि चीन के मुद्दे पर सरकार क्यों भाग रही है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है, लेकिन सरकार है कि चर्चा के लिए तैयार नहीं। संसद भवन में गांधी प्रतिमा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक विपक्ष की चीन पर चर्चा की मांग। 12 दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। तख्तियों में लिखा दिखा, आखिर चीन पर कब होगी संसद में चर्चा, चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे मोदी जी। प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। 62 में हमें वो युद्ध हुआ था चाइना के खिलाफ, नेहरू जी ने चर्चा चलाई, बहुत डिटेल, मतलब सारे प्रश्न पूछ के सारे जवाब दे दिए और युद्ध चल रहा था। जब हमारे जवान लड़ रहे थे पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, और आजकल हमें सिर्फ अखबार में पढ़ने के लिए कुछ खबर मिलती है, सरकार कुछ नहीं बताते हैं। सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि उनके हाथ काले हैं और उनका चेहरा भी काला है, उनका सच देश के सामने उजागर हो। वो ये भी करे कि संवेदनशील मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो संवेदनशील मुद्दों पर क्या सदन चर्चा के लिए नहीं बना है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने चीन पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा को तो घंटे भर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। बाद में जब सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। चीन के मुद्दे को लेकर सरकार बात कराने से क्यों भाग रही है? चर्चा ही होगी ना। संसद सर्वोच्च संस्था है। कल यही अगर कोई मांग करे कि पाकिस्तान के खिलाफ, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। सरकार का तर्क पुराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर दोनों सदनों में बयान दे दिया है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में
इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। साफ है, न तो सरकार और न ही विपक्ष चीन के मुद्दे पर कोई झुकने को तैयार है, लिहाजा टकराव जारी है। क्या सरकार यह मान के चल रही है कि संसद ठप होती रही तो कई जरूरी मुद्दों पर वह चर्चा से बच निकलेगी, या विपक्ष यह मान के चल रहा है कि चीन पर चर्चा को लेकर उसका रुख सरकार की घेराबंदी के लिए जरूरी है? जो भी हो, देश हित में जरूरी है कि कोई रास्ता निकले और संसद सुचारू रूप से चले। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ड्रग्स को लेकर लोकसभा में अपनी बात रखी और कहा कि ड्रग्स हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा ये आतंकवाद को भी खाद पानी देता है। ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बता दिया। उनसे जब पूछा गया कि फिर महात्मा गांधी क्या हैं, तो उन्होंने अपने बयान में थोड़ा बदलाव करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और मोदी जी नए भारत के पिता हैं, एक इस युग से और एक उस युग से। सुनते हो बयान। माझा आरोप असा आहे, मोदी जी जर राष्ट्रपिता आहेत तर मग महात्मा गांधी कोण आहेत? महात्मा गांधी आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत आहे। आपले दोन राष्ट्रपिता आहेत, ते नवीन भारताचे आणि ते भारत। मणिपुर के नोनी जिले में एक स्कूल बस पलट जाने से 9 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे में 40 छात्र घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। छात्रों को ले जा रही बस लोंगसाई इलाके के पास ओल्ड कछार रोड पर अचानक से पलट गई। ब्रह्मपुत्र नदी में तैरते एक रॉयल बंगाल टाइगर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। ब्रह्मपुत्र नदी में 120 किलोमीटर सफर तय कर ये रॉयल बंगाल टाइगर मयूर द्वीप पर पहुंचा और चट्टानों में छुप गया। बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बेहोश किया और फिर असम के चिड़ियाघर में उसे ले जाया गया। अटारी वाघा बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच भी लोगों और जवानों दोनों का ही उत्साह देखने को मिला है। यहाँ पर हमेशा जब भी इस तरह की परेड होती है काफी संख्या में लोग जुटते हैं और काफी लोग परेड देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, कोहरे और धुंध और जबरदस्त ठंड के बावजूद। और अब आपको दिखाते हैं कोलकाता की पार्क स्ट्रीट की तस्वीरें, जहां पर क्रिसमस के मौके पर किस तरह से पूरी सड़कें आसपास आप देख सकते हैं, माहौल पूरा क्रिसमस का बना हुआ है, सजावट हुई है, अच्छी खासी डेकोरेशन यहाँ आरजू देख सकते हैं। बिल्कुल बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है स्ट्रीट को और रोशनियों से जगमगा रहा है ये पूरा इलाका। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोरोना की। एक तरफ चीन से जो तस्वीरें आई हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं डरा रही हैं। चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना के BF.7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी सामने आए हैं। जुलाई में इस वेरिएंट का 1, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस मिला था। ये मामले गुजरात और ओडिशा में मिले थे। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का BF.7 वेरिएंट तेजी से फैलता है और इसके लक्षण है बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और डायरिया।
चीन में BF.7 वेरिएंट के चलते ही बड़े पैमाने पर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहां से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल पूरी तरह यहां पर भर चुके हैं। तो इसको लेकर हमने देखा किस तरह से चिंता भारत सरकार में भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई, केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी और हमारे सहयोगी परिमल कुमार फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, कल जो बैठक हुई स्वास्थ्य मंत्री ने ली, उसमें कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए। आपसे समझना चाह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास ऐसी कौन सी जानकारी आई है जिससे कि अचानक से बैठक बुलानी पड़ी, चिंता जाहिर हुई है? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है, भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने का आरोप लगा रही है। वो कह रही है राजस्थान में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। बताएं इसके पीछे क्या चल क्या रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वेरिएंट के स्ट्रेन की मिलने की यहाँ पर पुष्टि हुई है भारत में, वो अपने आप में मामले बढ़ा रहा है चाइना में। ये सबसे तात्कालिक कारण है। दूसरी वजह यह है कि जिस तरीके की तस्वीरें चीन से निकलकर सामने में आ रही हैं सोशल मीडिया या अलग अलग माध्यम से, वो भी अपने आप में चिंता पैदा करने वाली बात थी। तो अगर वेरिएंट BF.7 यहाँ पर इंडिया में मिला है, जो ओमिक्रॉन का ही सब लिनिएज BA.5 का एक स्ट्रेन है, BF.7 जो मामले बढ़ा रहा है, तो उसको लेकर चिंता है। और यहाँ पर जया, हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर एक भी वायरस अगर कहीं पर है, अगर एक भी मरीज बीमार होता है तो वो कई लोगों तक बीमारी अपनी छोड़ता है। तो यहाँ पर जो बैठक हुई, बैठक में सबसे अहम मुद्दा ये रहा कि टेस्टिंग को कैसे चैनलाइज करना है, टेस्टिंग को कैसे बढ़ाना है, जो अपने रिसोर्सेज है उनको कैसे बढ़ाना है। और दूसरी नंबर चीज ये, सर्विलांस सिस्टम, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जो भर्ती मरीज हो जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो, उनकी टेस्टिंग और जो वेस्ट वाटर के जरिए जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, वो सर्विलांस सिस्टम को एक तरीके से रोबस्ट करने की जरूरत है, उसको एनर्जाइज करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत, तब तक यह पता नहीं चलेगा कि बीमारी ने किस हद तक पांव पसारा है। तो परिमल, यहाँ ये भी समझना है कि अगर वाकई में स्थिति इस तरीके की है, चिंताजनक है, तो अब क्योंकि छुट्टियों का वक्त है, यहाँ पर क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, उसको लेकर किसी तरह की कोई सख्ती या पाबंदी सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रही है? देखिए, चिंताजनक हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीधे तौर पे अभी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पैनिक ना हो, लेकिन एक जो हालात बिगड़े उससे पहले ये तैयारी करनी बहुत जरूरत होती है। क्योंकि हमने देखा कि कोविड का कैसे शुरुआती दौर जब शुरू हुआ था, तब कैसे वायरस असर करना शुरू कर दिया था। तो उसी को लेकर एक सलाह जरूर दी गई है लोगों को। सलाह के तौर पे ये कहा गया है कि क्राउडेड प्लेस में, चाहे वो किसी बंद कमरे में हो या फिर आप खुले आसमान के नीचे, मास्क जरूर पहने। और साथ में ये जरूर कहा गया है कि बुजुर्ग हो और जो बीमारी से पीड़ित हों, उनको प्रिकॉशन डोज की जो संख्या है वो बहुत कम है। 27 से 28% लोगों ने महज प्रिकॉशन डोज लिया है, तो उसको भी पूरे करने की जरूरत है। तो सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, लोगों से आग्रह अनुरोध कर रही है, और अपनी जो चीजें हैं वो हर हफ्ते अब अगर समीक्षा बैठक होगी कोरोना को लेकर, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हालात का जायजा वो ले पाएंगे कि किस कदर कहाँ पे बीमारी कितना पांव पसार रही है, ताकि अपनी रणनीति बनाए। जी परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि परिमल ने भी बताया, चीन में जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर पैदा हुए, ऐसे में दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल एक अहम बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि इस वक्त देश में कोरोना के मामले कम ही हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने संबंधी जो चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी, उस पर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से घबरा गई है, इसलिए इसे रोकने की कोशिश हो रही है। कोरोना को लेकर चीन की हालत बयां करती तस्वीरें और हरकत में भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आला अधिकारियों समेत विशेषज्ञों के साथ बैठक की, कोरोना के जमीनी हालात का जायजा भी लिया और रणनीति भी बनाई। स्वास्थ्य मंत्रालय अब हर हफ्ते कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं, सर्दी खांसी वाले मरीज टेस्ट करवाएं। अब तक 27% लोगों ने प्रिकॉशन डोज लिया है, जो बचे हैं टीका जरूर लें। सर्विलांस सिस्टम में और तेजी लाने की जरूरत है। देश के तमाम अस्पतालों में भर्ती निमोनिया के मरीजों की टेस्टिंग कराई जाए और राज्य सभी मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है
प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की गुजारिश की है। कहा कि ये सुनिश्चित हो कि जो यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका टीकाकरण हो चुका है और भीड़ में कोविड को लेकर एहतियात बरते जाएं। कल राजस्थान के 3 MP ने मुझे पत्र लिखा था, एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? फिर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी? प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी आई। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल दुनिया भर में हफ्ते में करीब 35 लाख कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं भारत में 1200 मामले। कोरोना कहीं गया नहीं है। इसके बदलते आकार, प्रकार और व्यवहार ने दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा रखा है। तो हालात बिगड़ने से पहले रणनीति बनानी जरूरी है। तैयारी का लेखा जोखा हो या खुद को तैयार रखने का। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं कोविड को लेकर महाराष्ट्र भी अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि टास्क फोर्स का जल्द गठन होगा। राज्य में फिलहाल कोविड के 132 सक्रिय मामले हैं, लेकिन मुंबई में खसरा का फैलाव भी बढ़ा है। करीब 17 बच्चों की जान 1.5 महीने में ही चली गई। लिहाजा इन तमाम बीमारियों के टीकाकरण में तेजी से रफ्तार के लिए बीएमसी रिटायर्ड नर्सेज तलाश कर रही है। चीन में मरीजों से भरे अस्पतालों और शवों की वायरल तस्वीरों से भारत में फिर हलचल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेलने वाला महाराष्ट्र फिर चिंतित है। चीनमधली परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की मांग पर एक्शन लेते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टास्क फोर्स बनाए जाने की घोषणा की। विरोधी पक्ष नेत्यांनी अतिशय महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे। विपक्ष के नेता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और हम केंद्र के साथ समन्वय करेंगे और विपक्ष के नेता के सुझाव के अनुसार हम एक टास्क फोर्स या एक समिति बनाएंगे। ये टास्क फोर्स कोविड के साथ मौजूदा स्थिति पर विचार करेगी और उसके अनुसार कार्य करेगी। सूचना करेल आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी आपण निश्चितपणे करू। फिलहाल कोरोना के 132 सक्रिय पॉजिटिव मामले राज्य में हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह देखते हुए पुणे और मुंबई की प्रयोगशालाओं में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपल भेजे जाएंगे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे जैसी सार्वजनिक जगहों पर टेस्टिंग शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार है। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के केंद्र सरकार की एडवाइजरी को गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं। केंद्र शासन ने जो भी एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को या हर स्टेट को दी है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आज मैं जो समझता हूँ, मुझे जो लेटर मैंने पढ़ा है राजेश भूषण जी का, जो सेक्रेटरी है स्वास्थ्य विभाग के, तो उन्होंने कहा है कि हर पॉजिटिव केस जो अभी आ रही है उसका हमने सीक्वेंशियल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना ज़रूरी है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का जो काम है वो बहुत बढ़ाना चाहिए और जो भी पॉजिटिव केसेस हैं उनको स्ट्रिक्टली आइसोलेशन करना ज़रूरी है। आइसोलेशन करना, फिर जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है वो भी ट्रीटमेंट करना निश्चित तौर पर ज़रूरी है। इधर कोविड की चुनौती और मुंबई में फैले खसरा को देखते हुए इन बीमारियों के टीकाकरण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए बीएमसी रिटायर्ड नर्स मिडवाइफ तलाश रही है, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर वैक्सीनेशन का जिम्मा सौंपा जाएगा। खसरा से पिछले करीब 1.5 महीने में 17 बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल कोविड से ज्यादा खसरा बीमारी माया नगरी के लिए बड़ी चुनौती है। नागपुर से सोहित मिश्रा के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और वहीं चीन और कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री ने आज एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इधर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 दिसंबर को कोरोना के 5 नए मामले आए और 1 मरीज की जान गई। कोरोना की संक्रमण दर 0.19% है। पिछले 24 घंटे में 2642 टेस्ट किए गए, 8 मरीज इस दौरान ठीक हुए। दिल्ली के फिलहाल कोरोना के 27 सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं, जिनमें कि 19 का इलाज घर पर चल रहा है और 3 अस्पताल में भर्ती हैं। और दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल की बात करते हैं। सबसे बड़ा स्तंभ है मोहल्ला क्लिनिक, जो कुछ महीने से खुद ही बीमार दिखाई दे रहा है। यहाँ दवा की किल्लत हो रही है और किसी तरह के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को 2-3 महीने से वेतन तक नहीं मिला। जब पूरे हालात की पड़ताल की गई तो पता चला कि कुछ अधिकारियों की कागजी कार्रवाई के चलते ऐसा हुआ। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली के जिन मोहल्ला क्लिनिक पर लोगों को सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी है, पिछले कुछ महीनों से वो खुद बीमार हैं। दवाई मिल नहीं रही, टेस्ट हो नहीं रहे, डॉक्टर और बाकी स्टाफ का वेतन भी 2-3 महीने से नहीं आया। समस्या ये है यहाँ पे, मतलब ये कि दवाइयाँ मिलती नहीं है। कब से नहीं मिल रही है? 3 महीने करीब हो गए हैं, दवाई नहीं मिल रही है। जो कंटिन्यू जो दवाई चल रही है वो नहीं मिलती है। कोई टेस्ट तो यहाँ होता ही नहीं। पहला टेस्ट मैंने करवाए हैं यहाँ से। अच्छा। लेकिन अब कोई टेस्ट नहीं हो रहा। मेरा कम से कम 4-4.5 हजार रुपए पर मंथ की दवाइयाँ आती हैं। अच्छा, जो यहाँ से आपको फ्री मिल जाती है? फ्री मिलती थी पहले। अच्छा। अब नहीं मिल रही है। हमने केवल ये कहा कि शिकायत जब दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के पास पहुंची तो उसने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और वित्त विभाग के आला अधिकारियों को तलब किया और पूछताछ में पता चला कि स्वास्थ्य विभाग ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसे मांगते हुए वित्त विभाग को फाइल भेजी। वित्त विभाग ने कैबिनेट के फैसले की कॉपी मांग ली, जो आमतौर पर केवल तभी मांगी जाती है जब कुछ नई योजना शुरू हो रही हो या योजना में कोई बदलाव हुआ हो। इसी चक्कर में फाइल वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग में घूमती रही। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ था जो खर्च नहीं हुआ था, जिससे मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ का कई महीने का वेतन दिया जा सकता था, लेकिन वित्त विभाग ने उसके लिए भी मंजूरी नहीं दी थी। इसलिए 2-3 महीने से दवा ना मिलने और टेस्ट ना होने से मरीज परेशान, तो दूसरी तरफ वेतन ना मिलने से मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ परेशान। तनख्वाह देने के लिए जो फाइल पैसे मांगने के लिए, ग्रांट मांगने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स की मांग की जो आज से पहले कभी नहीं मांगे गए। मसलन कैबिनेट का डिसीजन मांगा गया, कोई अमेंडमेंट हुई तो वो मांगी गई, और ये ऑन ओथ हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि इतने सालों से तनख्वाह डिस्पर्स होती थी, मेहनताना डिस्पर्स होता था, ये कभी नहीं मांगे गए। और कमेटी ने यह पाया कि मात्र डिले करने के उद्देश्य से, मेहनताना और मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोकने के उद्देश्य से ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा ने किया। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। अधिकारियों से कुछ और दस्तावेज मांगे गए हैं, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। दिल्ली में फिलहाल करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उनके पड़ोस में ही मुफ्त दवा और टेस्ट देकर उपलब्ध कराते हैं। ये मामला अटकाने, लटकाने और भटकाने का प्रतीत होता है, सरल चीजों को जटिल बनाने का प्रतीत होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया गया। विधानसभा समिति की बैठक में मैं खुद मौजूद था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि उन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा जो कि काम पर नहीं लौट रहे हैं। इस साल के शुरुआती महीनों में घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ऐसे में ये काफी घबराए हुए थे और घाटी को उन्होंने छोड़ दिया था। इनमें स्कूल टीचर और दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। खतरे के मद्देनजर काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने परिवार समेत घाटी को छोड़ा। मई महीने से करीब 6000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे हैं। अब उपराज्यपाल ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोकने की बात कही है। संसद के शीतकालीन सत्र में कई दिनों से हम देख रहे हैं हंगामा जारी है। कभी सत्ता पक्ष के सांसद तो कभी विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए दिखते हैं। आज भी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में आज विपक्षी सांसदों की एक बैठक बुलाई जा रही है। सदन की कार्यवाही से पहले ये बैठक होगी। बैठक में आज की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले कल भी चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राज्यसभा में कहा कि सरकार महंगाई के हालात पर नजर रख रही है। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर लंबी बहस के जवाब में वित्त मंत्री ने दावा किया कि बेरोजगारी दर घट रही है। सरकार में 10 लाख नौकरियां भरने का काम चालू है। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। Using ED to oppress opposition parties. It's a different thing that if your party is not able to hold your own flock together, it's a different story. Don't blame the ED or anybody else. But ED, sir, I'm showing this deliberately, sir. If this is the kind of evidence you see, which is reported in the media, what are we talking about? Cash found in a minister's house. राज्यसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बहस के दौरान ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर विपक्षी सांसदों के आरोपों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अखबार की एक क्लिपिंग दिखाई। I will authenticate it and leave it on the table. Yes, please, I'm conscious of what the rules that the chairman says. I will authenticate it and leave it on the table. Enough money. करीब 1 घंटे तक चले भाषण में वित्त मंत्री ने ग्लोबल अर्थव्यवस्था से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात पर कई दावे किए। निर्मला सीतारमण ने कहा, बेरोजगारी दर घट रही है। सरकार में 10 लाख नौकरियां भरने का काम चालू है। अर्थव्यवस्था में निजी निवेश बढ़ रहा है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद्य और ऊर्जा के सप्लाई चेन बाधित हुए, इसलिए देश में खाद्य सुरक्षा और किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करना पड़ा। वित्त मंत्री ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर महंगाई को लेकर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। He said WPI inflation is high and in double digit in India. If only he notices the press or the media reports, WPI inflation has come down to 21-month low of 5.85%, sir. Where is it in double digit? Honorable Finance Minister deemed it appropriate to take pot shots at me when I asked only 10 specific questions. And my clarification is, does the Finance Minister know the price of 1 kg of wheat, 1 kg of rice and 1 liter of milk? I can't allow where payments are either delayed, matching grants are not provided. Okay, yes, okay. Article 356 has been replaced by Professor Manoja. वित्त मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देते देते इंदिरा गांधी तक चली आईं। राज्यों के हित नजरअंदाज करने के आरोप पर बोली, इंदिरा गांधी के 16 साल के कार्यकाल के दौरान आर्टिकल 356 का दुरुपयोग 50 बार हुआ था। अगले साल 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले आर्थिक मुद्दों पर संसद में ये आखिरी चर्चा थी। अपने लंबे जवाबी भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का जिक्र भी किया और आने वाले समय में इनसे निपटने के लिए सरकार की भावी रणनीति की तरफ संकेत भी दिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कोरोना पर आज प्रधानमंत्री मोदी एक बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आज दोपहर में ये बैठक
की जाएगी। कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कल हमने देखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक ली, आज प्रधानमंत्री ये बैठक ले रहे हैं। फिलहाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की स्थिति या आंकड़े हैं जिसको लेकर सरकार में भी चिंता पैदा हुई है। देखिए, चिंता है लेकिन डर नहीं है। सरकार ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती है लोगों में, वो आगाह करना चाहती है कि सतर्कता बरते, और वो ये कहना चाहते हैं कि महामारी अभी गई नहीं है, इसको लेकर के किसी तरह से निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, चीन में खासतौर से चिंता की स्थिति उत्पन्न हुई है। और आप जानती हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को ही सभी राज्यों को इस बारे में पत्र भी लिखा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचा जाए, मास्क पहनने की बात दोबारा करने की बात कही गई है, और जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो नियम बनाए गए हैं, उनको लोगों से अपनाने की अपील की जाए। साथ ही साथ ये भी अपील की जाए कि जो बूस्टर डोज है, जिसको कि कहा गया कि सतर्कता जो है वो डोज लेने की बात कही गई है, तो उसमें ये देखा गया है सरकार की ओर से कि लोगों ने तीसरा डोज लगवाया नहीं है बड़ी संख्या में, तो उन्हें आगाह किया जा रहा है कि वो अपना तीसरा डोज लगवा लें। इसके साथ ही कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, उसमें भी तमाम विषयों पर चर्चा की गई। आप जानती हैं कि चीन में ओमिक्रॉन को जो BF.7 वेरिएंट मिला है, उसके भी भारत में अभी तक 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार सतर्क है। हालांकि अभी तक उड़ानों के ऊपर पाबंदी लगाने की बात नहीं कही गई है, सिर्फ यही कहा गया है कि रैंडम स्क्रीनिंग की जाएगी। और आज दोपहर में पीएम नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें तमाम उपायों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद सरकार आगे का रोड मैप बनाएगी। जी अखिलेश, यहाँ पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, उसको रोकने की एक कोशिश बता रही है, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को, वो एक तर्क ये दे रही है कि राजस्थान में अभी जन आक्रोश यात्रा निकली बीजेपी की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, इस तरह का पत्र उनको क्यों नहीं भेजा गया? उसको लेकर क्या कोई राजनीति हो रही है? कोविड को लेकर भी आपको लग रहा है? बिल्कुल, कल तो काफी इस मामले में राजनीति हुई है, पत्र भी लिखा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, उसका कांग्रेस ने पलटवार किया है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जब बीजेपी की यात्रा चल रही थी, उस समय इस तरह के मामले सामने नहीं आए थे और चीन में इस तरह से महामारी तेजी के साथ नहीं फैली थी, इसलिए अब आगाह करने का विषय आ गया कि आगाह किया जाए। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें की भीड़ उमड़ रही है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और खासतौर से अब जबकि वो दिल्ली पहुंची है, तो ऐसे में सतर्कता बरती जाए, यही केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि देश में हर विषय पर राजनीति होती है, तो इसलिए कोविड पर भी राजनीति हो रही है और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश पूरी जानकारी की। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अचानक से अमेरिका के दौरे पर गए और इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिसके बाद वो अमेरिकी संसद पहुंचे, जहां तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका जोरदार स्वागत किया गया। युद्ध के 10 महीने बाद ये पहला मौका है जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति देश से बाहर निकले। अमेरिकी संसद में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन कभी सरेंडर नहीं करेगा और उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन को मित्र देशों से कुछ और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि संबोधन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन कभी अकेला नहीं पड़ेगा और अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखेगा। President Zelensky, we defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. The Russian tyranny has lost control over us. This battle is not only for the territory, for this or another part of Europe. The battle is not only for life, freedom and security of Ukrainians or any other nation which Russia attempts to conquer. This struggle will define in what world our children and grandchildren will live, and then their children and grandchildren. It will define whether it will be a democracy of Ukrainians and for Americans for all. This battle cannot be frozen or postponed. It cannot be ignored. I think we share the exact same vision, and that a free, independent, prosperous, and secure Ukraine is the vision. We both want this war to end. Today we're going to continue to help Ukraine succeed on the battlefield. It can succeed in the battlefield with our help.
and the help of our European allies and others. So that if and when President Zelensky is ready to talk with the Russians, he will be able to succeed as well, because he will have won on the battlefield.